इसके पहले शब्द अशुद्धि आपने देखी और जितना भी आपका सेगमेंट है सब समाप्त हो चुका है। अब वाक्य अशुद्धि आज करवा करके बाकी सबका प्रैक्टिस करवा देंगे पूरे पेपर का। तो जब पेपर डिस्कशन होगा उस दौरान काफ़ी कुछ आपका क्लियर और स्पष्ट और रिवीजन तीनों चीज़ हो जाएगी। बाकी ये वीडियोस जो हैं अलग अलग हमने जो दिए हैं इनको आप देखते रहिए बार बार। वाक्य अशुद्धि शोधन एक बहुत क्लिष्ट लेकिन बहुत ही सरल भी कह सकते हैं, इस मायने में सरल कह सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ रटना नहीं है। आपको समझ लेंगे तो ये आपका सही हो जाएगा, नहीं समझेंगे तो गलत करके आएंगे क्योंकि बहुत सारी अशुद्धियाँ इसमें निहित रहती हैं। उन अशुद्धियों में से अगर एक भी आप पकड़ नहीं पाए तो गलत हो जाएगा। चलिए फिलहाल देखते हैं वाक्य अशुद्धि संशोधन, वाक्य अशुद्धि शोधन कैसे वाक्यों में शुद्धि करेंगे। तो सबसे पहले वर्तनी संबंधी अशुद्धि, उच्चारण ही जब गलत होगा, जो शब्द ही गलत रहेंगे वाक्य के, तो सबसे पहले आप शब्द की अशुद्धि पकड़ेंगे कि शब्द तो अशुद्ध नहीं है। तो इसके पहले आप जो शब्द अशुद्धि वाला पोर्शन पढ़े हैं वो यहाँ पर अप्लाई होगा। पहले शब्दों में देखेंगे कहीं त्रुटि तो नहीं है। अगर शब्द में त्रुटि है तो पूरा वाक्य त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। तो जैसे ऐतिहासिक या ऐतिहासिक लिखा होगा वाक्य में तो वाक्य अशुद्ध होगा क्योंकि शब्द अशुद्ध है। शुद्ध शब्द होगा ऐतिहासिक। इसी तरह आशीर्वाद या आशीर्वाद नहीं होगा बल्कि आशीर्वाद होगा, ये शुद्ध हो जाएगा आपका वाक्य। फिर उज्जल या उज्जवल नहीं होगा बल्कि उ आधा ज व ल, उज्जवल, ये सही स्पेलिंग होगी और ये अगर रहेगा तभी वाक्य शुद्ध होगा, नहीं तो अशुद्ध। इसी तरह कवित्री या कवियत्री न होकर के अगर कवयित्री होगा तभी आपका वाक्य शुद्ध होगा, अन्यथा अशुद्ध हो जाएगा। तो जो आपने शब्द शुद्धि देखी, सबसे पहले ये देखना है कि वाक्यों में जो शब्द यूज़ हुए हैं वो सही है कि नहीं, उच्चारण उनका सही है या नहीं है। फिर आप शब्द अर्थ प्रयोग की अशुद्धि, कभी कभी होता क्या है कि शब्द कुछ और यूज करना चाहिए, उसके जैसा दिखने वाला कोई और शब्द यूज होने से वाक्य का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कुछ और अर्थ निकलना चाहिए और या तो बिल्कुल कोई अर्थ नहीं निकलता या निरर्थक हो जाता है। जैसे मैं उपेक्षा करता हूँ कि तुम यह काम कर लोगे, तो अपेक्षा होना चाहिए था लेकिन उपेक्षा कर देने से ये पूरा वाक्य ही चौपट हो गया। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि तुम यह काम कर लोगे, अपेक्षा शब्द का यहाँ पर प्रयोग उचित था, न कि उपेक्षा। मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है, यहाँ पे गृह कार्य का जो अर्थ है वो इस वाक्य को त्रुटिपूर्ण बना रहा है। गृह कार्य होता है, होमवर्क होता है, तो मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है, यह सही यहाँ पर प्रयोग होता। तुम हमेशा बेफिजूल की बात करते हो, बेफिजूल कोई वर्ड नहीं होता है, फिजूल होता है, तो तुम हमेशा फिजूल की बात करते हो, ये सही वाक्य होता। क्योंकि यहाँ पर फिजूल शब्द का बेमतलब प्रयोग, मतलब बेफिजूल शब्द का निरर्थक प्रयोग कर लिया गया है, इसलिए वाक्य भी निरर्थक हो गया है। लिंग संबंधी अशुद्धि, ये सबसे महत्वपूर्ण अशुद्धि। अगर आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अंतर नहीं पता रहेगा तो आप कभी भी त्रुटि पकड़ नहीं पाएंगे। पुल्लिंग स्त्रीलिंग अगर आपको अंतर नहीं समझ में आएगा, आपको बताऊं कि पूरी जो वाक्य शुद्धि का फोकस है, टॉपिक है या त्रुटि है, वो आधे से ज़्यादा तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समझ न होने के कारण होती है। अब आइए थोड़ा सा उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। बेटी पराये घर का धन होती है, धन होता है यहाँ पर लिखा है। अब आपको मैं बताऊं कि क्रिया का प्रयोग कर्ता पर और कर्म पे निर्भर करता है। क्रिया का प्रयोग, क्रिया की फॉर्म क्या होगी, ये कर्ता और कर्म पे निर्भर करता है। तो कर्ता के साथ डायरेक्ट अगर क्रिया रहेगी तो हमेशा कर्ता का जो वचन होगा, कर्ता का जो लिंग होगा उसी के अनुसार होगी। लेकिन अगर कर्ता के साथ कर्म जुड़ा हुआ है तब ये जो क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार नहीं होगी। तो यहाँ पर कर्म क्या है, बेटी पराये घर का धन होता है, तो ये धन होना, धन क्या है यहाँ, कर्म है, और धन क्या है, ये स्त्रीलिंग है, तो होता है ना होकर के होती हो जाएगा। तो बेटी पराये घर का धन होती है हो जाएगा। ठीक। आज तुमने नया पोशाक पहना है, आज तुमने नया पोशाक पहना है, तो यहाँ भी वही चीज़ होगी, पोशाक पहनी। ये पोशाक क्या है, यहाँ कर्म है, तुमने में ना मत जाइए, पोशाक क्या है, कर्म है, और कर्म के अनुसार यहाँ पे क्रिया होगी, पहनी है, पोशाक पहनी जाती है। मुझे तुम्हारा बातें सुनना पड़ा,
तो मुझे तुम्हारा बातें सुनना पड़ा, ये तुम्हारा शब्द का यहाँ गलत प्रयोग है। मुझे तुम्हारी होगा, तुम्हारी होगा, और तुम्हारी बातें सुननी पड़ी। तो बातें सुननी पड़ी, सुनना पड़ा नहीं होता है। बातें जो शब्द है, बात ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग ही प्रयोग होगा, सुननी पड़ी। कल मैंने नया पुस्तक खरीदा। कल मैंने नया पुस्तक खरीदा। पुस्तक हमेशा स्त्रीलिंग होता है और पुस्तक यहाँ क्या है, कर्म है। तो आप कर्ता पे बिल्कुल नज़र मत डालिए, कर्म पे डालिए और पुस्तक खरीदी होगा, खरीदा नहीं होगा। तो ये बहुत सूक्ष्म अंतर है। अगर पुल्लिंग स्त्रीलिंग आपको नहीं पता रहेगा कौन सा शब्द पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग, तो आप यहाँ पे ये भूल कर दोगे। वचन संबंधी अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। वचन संबंधी अशुद्धि, तो कभी कभी देखा गया है कि वाक्य में वचन संबंधी गलत प्रयोग भी किए जाते हैं। इन्हें वाक्य की वचन संबंधी अशुद्धि कहा जाता है। जैसे भारत में अनेकों राज्य हैं, तो अनेक अपने आप में बहुवचन है, अनेकों यहाँ पर निरर्थक है। तो भारत में अनेक राज्य हैं। प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देते हैं। अब यहाँ प्रत्येक मतलब एक एक, प्रत्येक मतलब एक एक, अलग अलग यहाँ पर एक एक वृक्ष की बात की जा रही है, जो कि एक वचन है, न कि बहुवचन है। तो जब एक वचन है तो फल नहीं देते हैं की जगह फल नहीं देता है होगा यूज़, एक वचन क्रिया का प्रयोग होगा। इस समय 4 बजा है, इस समय 4 बजा है। यहाँ 4 क्या है, बहुवचन है, तो 4 बजे हैं होगा, ध्यान रखिएगा। अशुद्ध रूप, मैं तो आपका दर्शन करने आया हूँ। मैं तो आपके दर्शन करने आया हूँ, ये शुद्ध रूप होगा। तो मैं तो आपके दर्शन करने आया हूँ। फिर है पदक्रम संबंधी अशुद्धि। पदक्रम संबंधी अशुद्धि, जैसे मैंने आपको कहा कि एक गुलाब का फूल लाइए, एक गुलाब का फूल लाइए, या फिर मैंने कहा उसी शब्द को दूसरे, उसी वाक्य को दूसरे रूप में कि गुलाब का एक फूल लाइए। अब यहाँ देखिए दोनों में अंतर हो जा रहा है। एक गुलाब का फूल लाइए और दूसरा कह रहा है कि गुलाब का एक फूल लाइए। दोनों में स्पष्ट कौन ज़्यादा है, गुलाब का एक फूल या एक गुलाब का फूल? बताइए। गुलाब का एक फूल मतलब उसको एक फूल की आवश्यकता है, किसके, गुलाब की। तो ये शब्द ज़्यादा, तो यहाँ क्रम संबंधी त्रुटि है। मैंने कहा आपसे दूसरा, चलिए पानी की एक गिलास लाइए, पानी की एक गिलास लाइए। दोबारा मैंने कहा कि एक गिलास पानी ले आइए। कौन ज़्यादा स्पष्ट है? पहले वाले में हो सकता है कि आपको खाली गिलास ला कर दे दे, एक पानी की गिलास लाइए मतलब पानी की गिलास हो गई। जरूरी थोड़ी ना आपने कहा हो कि हाँ उसमें पानी भर कर ले आओ, लेकिन आपने जब कहा एक गिलास पानी लाइए, तब वो एक गिलास भर के आपको पानी देगा। तो ये है क्रम संबंधी त्रुटि। तो क्रम संबंधी त्रुटि से भी वाक्य त्रुटि उत्पन्न हो जाता है, जो कि व्याकरणीय दृष्टि से भी गलत है। तो जाता वह बाजार है, यहाँ पर कर्ता को पहले होना चाहिए था, वह बाजार जाता है, तो ये पदक्रम संबंधी त्रुटि है। अशुद्ध रूप, जैसे कि और उदाहरण, शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा। शहीदों के देश के बारे में कह रहे हैं ये, लेकिन यहाँ पे जब कहेंगे देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा, तब जाके वाक्य शुद्ध होगा। गाय का ताकतवर दूध होता है, लेकिन यहाँ पे गाय का दूध की बात की जा रही है, कर्ता गाय का दूध होगा, ताकतवर होता है। तो ये भी क्रम संबंधी त्रुटि थी। अशुद्ध रूप होगा अपनी बात आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे कर्ता उल्टा हो गया है, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, ये जाकर सही होगा। ध्यानपूर्वक विद्यार्थियों को पढ़ाई करनी चाहिए, यहाँ भी कर्ता को गलत जगह इस्तेमाल किया है, विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए, ये सही होगा क्रम। तो व्याकरणिक त्रुटि, कर्ता को सबसे पहले कर्ता, फिर क्या होना चाहिए, ठीक है, कहाँ पर सर्वनाम होगा, कहाँ पे कर्म होगा, इसकी जानकारी न होने से भी त्रुटि हो जाती है। जानकारी होती भी है जब आप स्वयं, ये सरल होते हैं, हालांकि इसको ढूंढना यहाँ पे आपको कठिन नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत सामान्य शब्द होते हैं जो आप भी अक्सर सामान्य बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं और आपको पता चल जाता है हाँ क्रम संबंधी त्रुटि है इसमें। पुनरावृत्ति की अशुद्धियाँ ये अक्सर होती, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो भाषा, दोनों ही सेंटेंसेस, चाहे हिंदी के सेंटेंस हो या फिर इंग्लिश वाले हों, अक्सर लोग बोलते भी हैं इस तरह के शब्द और ये गलतियां हो जाती हैं। जैसे वह बहुत जल्दी वापस लौट आया, वापस आने में और लौट आने में अंतर नहीं होता है, तो
इसका निरर्थक प्रयोग वापस का यहाँ पर किया गया है, वह बहुत जल्दी लौट आया होगा या फिर वह बहुत जल्दी वापस आया, दोनों ही सही होंगे। किसी एक का प्रयोग है या तो वापस का या तो लौट आने का। जयपुर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। अब दर्शनीय मतलब ही होता है देखने योग्य, तो यहाँ पर दोनों का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, एक ही का प्रयोग होगा। तो जयपुर में कई दर्शनीय स्थल हैं। कृपया आप मेरे घर आने की कृपा करें। अब कृपा जब यहाँ पर ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर लिया तो दोबारा रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, तो आप मेरे घर आने की कृपा करें, यही सही होगा। प्रधानमंत्री जनता के हितकर कल्याण के लिए कार्य करते हैं। अब हितकर यहाँ पर है तो कल्याण यहाँ पे लिखने की ज़रूरत थी नहीं, ऑलरेडी कल्याण का मतलब हितकारी ही होता है। तो यहाँ भी दो शब्द यहाँ पर निरर्थक प्रयोग हुआ है, एक एक्स्ट्रा वाक्य, एक एक्स्ट्रा जो है वर्ड यहाँ पे समाहित कर दिया गया है, तो जो वाक्य को अशुद्ध कर दे रहा है। इस बात का ध्यान रखना है। कभी कभी वाक्य ये कैसे आएगा आपको, ये जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा, प्रैक्टिस करवाएंगे। कभी कभी वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ भी होती हैं, जिसके कारण वाक्य को समझने में बहुत अधिक कठिनाई होती है। तो विराम चिन्ह का प्रयोग आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये भी त्रुटि होती है। तो जैसे गुरुदेव, यह तो सरासर अन्याय है, तो गुरुदेव को हम संबोधित कर रहे हैं, गुरुदेव यह तो सरासर अन्याय है, तो यहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग जरूर होगा, जो कि इसमें नहीं था, तो ये गलत हो गया था, ये वाला सही है। धीरे धीरे ध्यान से चलो। अब यहाँ पे धीरे धीरे के बीच ये डैश, अगर एक सेकेंड, धीरे धीरे के बीच योजक चिन्ह इसको कहते हैं, योजक चिन्ह, ठीक है। अक्सर ये विलोम शब्द हो, एक जैसे शब्द हो, उनके बीच में लिखा जाता है। तो धीरे धीरे के बीच अगर ये नहीं होगा तो अशुद्ध हो जाएगा, ये अशुद्ध हो गया है। धीरे धीरे ध्यान से चलो, नीचे वाला शुद्ध हो गया है। वह काव्य संग्रह जिसे मैंने लिखा है वह छप रहा है। अब वह काव्य संग्रह, यहाँ पे थोड़ा ठहराव है ना, तो ठहराव है तो अल्प विराम लगेगा। जिसे मैंने लिखा है वह छप रहा है। लिखना और छपना दो अलग अलग क्रियाएं हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे इसको कहेंगे अर्धविराम। इसको क्या कहेंगे, अर्धविराम। जहाँ विराम से थोड़ा सा कम विराम की आवश्यकता हो तो वहाँ पे अर्धविराम लगता है, तो अर्धविराम यहाँ पे यूज़ होगा, वह छप रहा है। यह पुस्तक आपको कहाँ मिली, तो कहाँ ये पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूर होगा, इसलिए ये वाला शुद्ध होगा, ये अशुद्ध हो जाएगा। तो विराम चिन्हों का प्रयोग आना चाहिए आपको। संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, संज्ञा पद के प्रयोग में प्रायः दो प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। एक तो अनावश्यक संज्ञा पदों का प्रयोग, दूसरा अनुपयुक्त संज्ञा पदों का प्रयोग। दोनों ही उदाहरण देखेंगे। जैसे मैं मंगलवार के दिन, अनावश्यक संज्ञा पदों का प्रयोग कैसे होता है, जैसे मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ। अब यहाँ मंगलवार जब है तो यहाँ दिन लगने की क्या जरूरत है, मंगलवार तो अपने आप में एक दिन है, तो आज मैं मंगलवार को व्रत रखता हूँ, ठीक। तो मैं मंगलवार को व्रत रखता हूँ, ये शुद्ध होगा। तो अनावश्यक दिन का प्रयोग यहाँ संज्ञा के रूप में हुआ है। अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया। अब विंध्य पर्वत होता तब तो सही होता, अचल ऑलरेडी पर्वत का पर्यायवाची यहाँ पर लगा हुआ है, विंध्य अचल, अर्थात विंध्य पर्वत हरा भरा हो गया, तो पर्वत का यहाँ मिसयूज हुआ है, कोई मतलब नहीं है। उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। उत्साह जब दे ही दिया नाम, तो शीर्षक भी दे दिया यहाँ पर, तब फिर नामक ये निरर्थक प्रयोग है संज्ञा का, तो उत्साह शीर्षक निबंध अच्छा है। राजा अपनी ताकत के बल पर जीत गया। राजा अपनी ताकत के बल पे, अब जब बल है यहाँ पे ताकत की क्या जरूरत थी, यहाँ बल में तो ताकत समाहित है, तो राजा अपने बल पर जीत गया। अशुद्ध वाक्य, प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। प्रातः काल में, समय तो काल में समाहित है, ठीक है, तो प्रातः काल घूमना चाहिए, ये शुद्ध होना चाहिए था। निरर्थक प्रयोग समय का है। समाज में अराजकता की समस्या बढ़ रही है। अराजकता अपने आप में एक समस्या है, तो अराजकता बढ़ रही है, समस्या यहाँ लगाने की जरूरत थी नहीं। अनुपयुक्त संज्ञा पदों का प्रयोग, ये तो अनावश्यक थे, जिनकी आवश्यकता नहीं थी। अनुपयुक्त संज्ञा का प्रयोग कैसे होगा, जैसे गले में गुलामी की बेड़ियाँ पड़ी रहीं। अब गले में गुलामी की बेड़ियाँ नहीं होती, पैरों में गुलामी की बेड़ियाँ होती हैं, तो ये उपयुक्त संज्ञा नहीं होगी, उपयुक्त संज्ञा होगी पैरों में गुलामी की बेड़ियाँ पड़ी रहीं। दंगे में गोलियों की बाढ़ आ गई। गोलियों की बाढ़ नहीं, गोलियों की बौछार होती है, ठीक है। रेडियो की उत्पत्ति किसने की, रेडियो की उत्पत्ति नहीं, किसी भी इन्वेंशन का, किसी भी जो यंत्र होता है उसका आविष्कार होता है ना, एक उत्पत्ति होती है, तो आविष्कार किसने किया, ये होना चाहिए था। और वैसे भी यहाँ पर किसने किया के बाद पूर्ण ये क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान नहीं रखा गया है।
आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास नहीं है, तो आपके प्रश्न का समाधान नहीं, समस्या का समाधान होता है, प्रश्न का उत्तर होता है, ये सही होगा। हमारे देश के मनुष्य मेहनती हैं, तो देश के लोग मेहनती होगा, मनुष्य मेहनती नहीं, तो हमारे देश के लोग मेहनती हैं, ये सही प्रयोग होगा संज्ञा का देश के साथ लोग का। तो ये आपको पहचानना होगा किस पद के साथ कौन सी संज्ञा लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ऐसा हिंदी में बार बार जब आप हिंदी में शब्द वाक्य प्रयोग करते हो तो आपको आ जाता है, नहीं तो प्रैक्टिस से आ जाता है। हिंदी में कभी कभी सर्वनाम के अशुद्ध रूप तथा अनुपयुक्त स्थान प्रयोग भी होते हैं। जिस तरह संज्ञा का अनुपयुक्त और अनावश्यक प्रयोग होता है, उसी तरह सर्वनाम जो कि संज्ञा के लिए ही प्रयोग होते हैं, तो उसकी भी यही संभावनाएं हैं कि अनुपयुक्त और अनावश्यक प्रयोग होता है। तो जैसे मोहन और मोहन का पुत्र दिल्ली गए हैं, तो मोहन और मोहन का पुत्र यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं थी, मोहन और उसका पुत्र यहाँ सर्वनाम का उचित प्रयोग होता, मोहन और उसका पुत्र दिल्ली गए हैं। मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है, मेरे को कोई ये सर्वनाम नहीं होता है, मुझे होता है, तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मेरे को बाजार जाना है गलत सर्वनाम है, सर्वनाम मुझे बाजार जाना है होना चाहिए था प्रयोग। तेरे को क्या चाहिए गलत है, तुझे होता है सर्वनाम, तुझे क्या चाहिए। दूध में कौन गिर गया, तो दूध में क्या गिर गया होगा, कौन गिर गया नहीं होता है, ठीक। तो गलत सर्वनाम का प्रयोग यहाँ कौन के रूप में हुआ था। तो ये सब चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जिनका आपको अपने वाक्य जब भी देखेंगे तो प्रयोग बार बार, जब इसी को आप जो मैंने बताया है बार बार लिखेंगे ना, अगर अपना पेन चलाएंगे तो भी आपको ये सब चीज़ें एकदम कंठस्थ हो जाएंगी। तुम तो तुम्हारा काम कर लो, तुम तो अपना काम कर लो होगा, तुम्हारा काम नहीं होगा, तो ये भी यहाँ पर व्याकरणीय त्रुटि है बड़ी सर्वनाम संबंधी। विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, तो विशेषण का प्रयोग कभी कभी, विशेषण का प्रयोग भी देखिए लिंग और वचन के अनुसार किया जाता है। वाक्य में कई बार अनावश्यक, अनियमित व अनुपयुक्त विशेषण का प्रयोग हो जाता है, जिस तरह संज्ञा और सर्वनाम का होता है, जो वाक्य को अशुद्ध कर देते हैं। जैसे अशुद्ध वाक्य क्या होगा, घातक विष, सुंदर शोभा, बुरी कुवृष्टि। तो घातक विष, विष अपने आप घातक होता है, उसके लिए घातक शब्द का जरूरत नहीं लगाने का विशेषण। शोभा जब हम बात करते हैं तो सुंदर उसके साथ उसमें निहित होता है, तो सुंदर शब्द यहाँ गलत विशेषण का हम प्रयोग कर रहे हैं। कुवृष्टि, कु यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पे बुरा का अर्थ भी कु होता है, कु का अर्थ बुरा होता है, तो कुवृष्टि यहाँ पर लगा हुआ है, तो बुरा का यहाँ पर प्रयोग निरर्थक है। तो सिर्फ विष, कामा शोभा, कामा कुवृष्टि ही सही होता है। अशुद्ध वाक्य, धोबिन ने अच्छी चादरें धोई, तो धोबिन ने अच्छी चादरें धोई होगा या फिर धोबिन ने चादरें अच्छी धोई। तो धोबिन ने चादरें अच्छी धोई, धोई शब्द के साथ विशेषण होना चाहिए था, यहाँ विशेषण धोई के साथ न होकर चादर के साथ है, इसलिए गलत हो जाएगा। यह सबसे सुंदरतम साड़ी है, तो सुंदरतम ये उच्चतम अवस्था है। जब उच्चतम अवस्था होगी तो उच्चतम अवस्था के साथ कोई भी यहाँ पर मतलब जो उच्चतम अवस्था है किसी शब्द की, तो उसके साथ कोई भी विशेषण लगाना सही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे सुंदरतम, सुंदरतम में सबसे शब्द निहित है, ठीक। तो सुंदरतम साड़ी ही है इसका शुद्ध वाक्य। आज उसके गुप्त रहस्य का राज खुला, गुप्त और रहस्य में अंतर नहीं होता है, गुप्त और रहस्य का एक ही अर्थ होता है, तो आज उसके रहस्य का राज खुला ये सही होगा, या गुप्त का राज खुला। उसकी उनकी आजकल दयनीय दुर्दशा है। अब दयनीय में, दुर्दशा में दयनीय शब्द निहित है, तो उनकी आजकल दयनीय हालत है या उनकी आजकल दुर्दशा है, ये दोनों ही सही होता। दुर्दशा नहीं होगा, दयनीय के साथ हालत होगा, ठीक है। वह डाल महीन है, महीन नहीं डाल पतली है, महीन ये गलत शब्द यहाँ पर प्रयोग है, अर्थात गलत विशेषण का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। क्रिया संबंधी अशुद्धि, वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार। अब क्रिया संबंधी अशुद्धि जो है ये एक बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है। अभी जितना आपने देखा उन सब में क्रिया संबंधी त्रुटि भी आपको, जैसे मैंने पहले बताया ना आपको कि जो क्रिया होगा, क्रिया का जो फॉर्म होगा वो कर्ता या कर्म के अनुसार होगा। कर्ता से डायरेक्ट जुड़ा है, बिना विभक्ति के है, तो फिर कर्ता के लिंग के अनुसार होगा। अगर विभक्ति नहीं, अगर विभक्ति है अर्थात कई कर्ता हैं या फिर कर्ता के साथ कर्म है, तब अलग नियमों का प्रयोग होगा। कर्ता के साथ कर्म है तो कर्म के अनुसार क्रिया का स्वरूप होगा।
अगर कई कर्ता हैं तो या और देखना पड़ेगा कितने लिंग हैं, किस प्रकार के लिंग हैं, एक ही हैं या समान है, असमान है, ये सब देखना पड़ेगा। तो आइए थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं, हमेशा के लिए याद रखिएगा, लिख लीजिएगा एक जगह, कभी गलती नहीं होगी। जैसे पहला नियम तो मैंने आपको बताया कि लिंग के अनुसार आपका क्रिया भी होगा, ठीक है। और अगर एक से अधिक लिंग हैं, एक से अधिक लिंग हैं और उनके बीच और शब्द का प्रयोग हुआ है, और शब्द का प्रयोग हुआ है, तो क्रिया हमेशा बहुवचन में होगी और वो पुल्लिंग बहुवचन होगा। जैसे राम और सीता वन को गई, ये गलत हो जाएगा। क्या होगा, राम और सीता अलग अलग लिंग हैं, राम मेल है, सीता फीमेल है। तो जब ऐसी स्थिति आएगी कि एक से अधिक लिंग हैं, एक से अधिक कर्ता हैं, सॉरी एक से अधिक कर्ता हैं और वो कर्ता विभिन्न विभिन्न लिंगों के हैं, तो हमेशा पुल्लिंग बहुवचन का प्रयोग होगा क्रिया में। मतलब राम और सीता वन को गए, राम लक्ष्मण और सीता वन को गए होगा, राम सीता और कौशल्या वन को गए होगा। तो एक भी अगर पुल्लिंग आ गया और बीच में और शब्द हैं तो हमेशा पुल्लिंग बहुवचन का प्रयोग होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। एक ही लिंग है, समान लिंग है, जैसे सीता लक्ष्मण कौशल्या, सीता कौशल्या और कैकेयी वन को गई हो जाएगा फिर। क्यों? क्योंकि समान लिंग है। समान अगर कर्ता के समान लिंग है तो वो कर्ता हमेशा, क्रिया हमेशा उसी लिंग में बहुवचन में होगी। जैसे मैंने आपको बताया सीता कैकेयी और कौशल्या वन को गई, यहां पे बहुवचन है और स्त्रीलिंग बहुवचन है। लेकिन अगर एक भी पुल्लिंग इसमें होता तो फिर वो पुल्लिंग बहुवचन में हो जाता, ठीक है। इसी तरह या शब्द का प्रयोग हो जाए बीच में, या एक से अधिक कर्ता हैं और बीच में या शब्द का प्रयोग है, तो बाद वाला जो या होगा, बाद वाली जो सबसे लास्ट वाला जो कर्ता होगा, उसके अनुसार क्रिया का वचन, क्रिया का फॉर्म होगा। जैसे यहाँ पे या होता राम और सीता, तब वन को गई हो जाता, क्योंकि सीता बाद का कर्ता है और कर्ता यहाँ पे स्त्रीलिंग में है, तो यहाँ पे गई हो जाता। राम लक्ष्मण और सीता हो जाता, मान लीजिए राम या लक्ष्मण या सीता, राम या लक्ष्मण या सीता वन को क्या हो जाएगा, सीता लास्ट में है और या शब्द है बीच में, या का प्रयोग हुआ है बीच में, तो गई हो जाएगा। अंतिम वाले को हम लेंगे फिर केवल, ठीक है। या फिर राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण या सीता, तो यहां भी या का प्रयोग है और लास्ट में कर्ता क्या है, स्त्रीलिंग में है, तो राम और लक्ष्मण या सीता वन को गई हो जाएगा, ठीक। तो या और में जब अंतर हो जाएगा तब इस तरह से क्रिया के भी वचन में फॉर्म में अंतर हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी अन्य भी नियम हैं, लेकिन ये नियम मुख्य हैं, बाकी सब आप पहचान जाओगे जैसा मैंने बताया आपको। उनकी बातें सुनते सुनते कान पक गया। अब यहाँ कान क्या है, कान बहुवचन है, तो पक गई होगा, पक गए होगा, न कि एक वचन गया। तो कान क्या है, बहुवचन है। ध्यान रखना है कि बहुवचन जो कर्म रहेगा उसी के अनुसार क्रिया होगी। तो कान पक गया, कर्ता या कर्म के वचन के अनुसार ही क्रिया का भी वचन होगा। तो कान पक गया नहीं होगा, कान पक गए होंगे, ठीक है। कान क्या है, बहुवचन है। मेरी बहन दिल्ली से वापस आया है, यहाँ विभक्ति नहीं है मेरी बहन के साथ, तो कर्ता के अनुसार जो क्रिया होगा उसका वचन होगा। तो मेरी बहन आई है, वापस आई है, आया है नहीं होगा। तो आप देखोगे विभक्ति, मतलब मेरी बहन ने होता तब विभक्ति हो जाता। मेरी बहन डायरेक्ट आया से जुड़ा है तो या आया नहीं होगा, आई होगा, क्रिया से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ना। मेरी बहन दिल्ली से वापस आई है, तो जो करता है कर्ता के अनुसार ही क्रिया का भी वचन होगा। मेरी बहन दिल्ली से वापस आई है, मेरी बहन स्त्रीलिंग है, कार्य का जो क्रिया का फॉर्म होगा वो भी स्त्रीलिंग में होगा। इसके अलावा क्रिया संबंधी अन्य त्रुटि जो होती है अनावश्यक क्रियापद का प्रयोग होकर होती है। जैसे यहाँ अशोभनीय वातावरण है, ये पर्याप्त होता है यहाँ उपस्थित होने का। जब वातावरण
लगा दिया तो उपस्थित होने का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ अनावश्यक क्रिया शब्द का प्रयोग है, यहाँ अशोभनीय वातावरण है, ये पर्याप्त है। अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्टीकरण में करण अपने आप में यहाँ क्रिया लगा हुआ है, तो यहाँ करने की ज़रूरत लिखने की नहीं थी। अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, तो करण में करना जुड़ा हुआ है, तो इसलिए अनावश्यक क्रियापद का प्रयोग है। आवश्यक क्रियापद का प्रयोग कभी कभी नहीं होता है, तो वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है। यहाँ पे अंग्रेजी तो पढ़ा जा सकता है, लेकिन सिलाई सीखा जाता है ना कि पढ़ा जाता है, इसलिए सिलाई सीखती है और अंग्रेजी पढ़ती है, ये सही वाक्य होता। वह तो खाना और चाय पीकर सो गया। चाय तो पिया जा सकता है, लेकिन खाना पिया नहीं जा सकता है, इसलिए खाने के लिए खाकर, ये उचित क्रिया का प्रयोग होना ही होना चाहिए था, तभी ये वाक्य शुद्ध होता। अनुपयुक्त क्रियापद का प्रयोग, अनुपयुक्त कभी कभी ऐसे क्रिया का प्रयोग हो जाता है जो अनुपयुक्त होता है उस वाक्य के लिए, वो आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। जैसे खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। विस्मय यहाँ संज्ञा है, क्रिया नहीं है, तो विस्मित होगा तभी क्रिया का रूप लेगा। खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। मैं माताजी को खाना डालकर या देकर आई, अनुपयुक्त क्रिया है, खाना परोसा जाता है, डाला या दिया नहीं जाता है। हिंदी में कुछ विशेष संज्ञाओं के लिए विशेष क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे दान के साथ किया का प्रयोग होता है, दिया का नहीं होता है। प्रतीक्षा के साथ करना का प्रयोग होता है, देखना का नहीं होता है। प्रयोग किया जाता है, प्रयोग हुआ नहीं जाता, होना नहीं होता, प्रयोग करना होता है। प्रश्न पूछना होता है, पूछना नहीं होता, प्रश्न करना होता है। तो ये निश्चित क्रियाएं हैं जो किसी शब्द के साथ लगती हैं, मतलब इसके अलावा कोई और क्रिया लगाएं तो गलत हो जाएगा, तो इसको आप रट सकते हैं चाहें तो। स्थानीय बोलियों के प्रयोग से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है, जैसे वह खाना खावेगा, तो ये हिंदी भाषा इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, भले ही आपका जो क्षेत्रीय जन है वो उसको एक्सेप्ट करें, समझे भी, लेकिन हिंदी में अशुद्ध हो जाएगा। तो वह खाना खावेगा नहीं होगा, खाना खाएगा होगा। उसने जैसी करी है मैं नहीं कर सकता, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने जैसा किया है मैं नहीं कर सकता। तो हिंदी में हिंदी भाषा का ही प्रयोग होगा। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, तो विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है, यहाँ पर क्रिया विशेषण का गलत प्रयोग है। यहाँ विद्यालय की दाईं ओर बड़ा सा मैदान है, ये होना चाहिए था विशेषण का प्रयोग, दाईं ओर। भिखारी को थोड़ा चावल दे दो, भिखारी को थोड़े चावल दे दो, ये होना चाहिए था। यहाँ पर जो क्रिया विशेषण है वो गलत है। क्रिया विशेषण की फॉर्म चावल के अर्थात बहुवचन में होना चाहिए, थोड़े चावल दे दो। अशुद्ध वाक्य, राम दिनों दिन मेहनत करता है। राम दिनों रात, दिनों दिन नहीं होगा, दिनों रात मेहनत करता है, ठीक है। तो सही विशेषण का प्रयोग होगा तभी आपका वाक्य सही होगा। जैसा बोओगे उसी तरह काटोगे, यहाँ देखिए जैसा के साथ वैसा का प्रयोग होगा विशेषण का, तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये उचित यहाँ क्रिया विशेषण होता। पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई, विद्वतापूर्वक होगा, विद्वतापूर्ण नहीं होगा, तो ये विशेषण भी आपको ध्यान होना चाहिए कौन सा शब्द विशेषण किस क्रिया के साथ प्रयोग होगा और किस तरह प्रयोग होगा। तो विद्वतापूर्वक लिखी गई, विद्वतापूर्ण लिखी गई, ये गलत हो जाएगा। अंततः कारक संबंधी अशुद्धियाँ, ये जितने भी कारक हैं, कर्ता हो, कर्म हो, करण हो, उनसे संबंधित त्रुटियाँ हो जाती हैं, उनका गलत प्रयोग हो जाता है। तो आइए एक एक देख लेते हैं। कर्ता कारक संबंधी अशुद्धि, जैसे मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, तो मैं सारी पुस्तक नहीं होगा, मैंने सारी पुस्तक होगा, पढ़ डाली, ये कर्ता कारक संबंधी त्रुटि है। तो भूतकाल में सकर्मक क्रिया होने पर ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, मैंने होगा, ओके, मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली, न कि केवल मैं। कर्म संबंध कारक संबंधी अशुद्धि, ये भी प्रमुख अशुद्धि है। बिना पैसे का नहीं होगा, बिना पैसे के होगा। तो संबंध कारक कौन सा लगेगा कहाँ पर, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। बिना पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता है, बिना पैसे के होगा न कि का, तो ये अशुद्ध हो जाएगा, ये शुद्ध होगा। अशुद्ध रूप, राधा का और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ पे देखिए राधा के और कृष्ण के मंदिर प्रसिद्ध हैं, ये होता तब सही होता, क्योंकि हम अलग अलग मंदिरों का फिर वर्णन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ राधा का और कृष्ण का मतलब एक ही मंदिर की बात हो रही है, का मंदिर प्रसिद्ध है, तो इसलिए हम राधा कृष्ण सामासिक पद का प्रयोग करेंगे, राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा।
अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धि, आज बजट के ऊपर बहस होगी। बजट पर होगा, बजट के ऊपर, ये गलत प्रयोग हो जाएगा। अक्सर प्रयोग हो भी जाता है, ठीक है, सामान्य बोलचाल की भाषा में, लेकिन गलत होता है। आज बजट पर बहस होगी। इसके अलावा अशुद्ध रूप, किसान ने खेत पर बीज बो दिया है। खेत पर नहीं होगा, खेत में बीज बोना होगा। घर पर सब कुशल है, घर में सब कुशल है, ये शुद्ध रूप होगा। तो अधिकरण संबंधी, कारक संबंधी त्रुटियां बहुत आसान होता है इनको खोजना, और 5 वाक्य अगर देगा तो एक में कारक संबंधी त्रुटि रहेगी ही रहेगी, ये आप ध्यान दीजिएगा। ये थे पूरे नियम आपके वाक्य संबंधी त्रुटि में जो त्रुटियां होती हैं। अभी आप प्रैक्टिस करेंगे खूब। हो गया सारा 6 के 6 हमने आपको नियम कानून और जो भी थे वोकैबुलरी पोजीशन सब करवा दिया है। अब प्रैक्टिस होगा। हिंदी के पेपर डेली 2 पेपर कम से कम हम प्रैक्टिस करवाएंगे। आप डेली प्रैक्टिस सेशन में भाग लीजिए, और संभवतः हम लाइव ही करवाएंगे कि आप लोग जवाब दीजिए और फिर हम आपको जवाब दें। तो लाइव सेशन ही आएगा, ये मेरी तरफ से प्रयास रहेगा, अगर नेट सही रहा तो नहीं तो फिर रिकॉर्डेड आएगा, तो भी प्रीमियर करेंगे ताकि आप लोग पूरी तरह टेस्ट की तरह उसमें भाग ले सको, ठीक है। तो उसमें आपको कुछ सेकंडों का, 3 से 4 या 5 सेकंड का हम अवसर देंगे अपना उत्तर देने के लिए। पूरा टेस्ट की तरह ही होगा, आप लोग ज़रूर भाग लीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा। कुछ चलिए आपको उदाहरणों से भी अवगत करवा देते हैं, प्रैक्टिस से भी। तो महात्मा गांधी के संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे हमने अभी पढ़ा था, अशुद्ध है, महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। शुद्ध क्या होगा? महात्मा गांधी के संदेश से। संदेश अपने आप में बहुवचन है, तो संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये इन्फॉर्मेशंस गलत शब्द हो जाएगा। अगर इंग्लिश वाला भी पढ़ेंगे तो भी आपको यही नियम देखने को मिलेगा। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूँगा, तो मैं तुमसे रविवार को मिलूँगा। रविवार संज्ञा यहाँ पर दिन का गलत प्रयोग है, ऊपर आपने देखा। तो मैं तुमसे रविवार को मिलूँगा। अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया। आप देखिए, विंध्याचल पर्वत, अचल यहाँ पर है तो पर्वत का प्रयोग गलत था, तो विंध्याचल हरा भरा हो गया। तुम 20 तारीख के दिन कहाँ रहोगे? तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे? तारीख यहाँ पर है तो दिन का प्रयोग यहाँ पे अनावश्यक है। तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे? कुछ त्रुटियाँ इधर देख लीजिए, ये पीडीएफ में आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा, डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जितनी बातें समझाने योग्य थी मैंने समझा दी हैं, बाकी प्रैक्टिस में सब कुछ आएगा ही आएगा। पीडीएफ आप सभी को उपलब्ध करवा दे रहा हूँ पेड ग्रुप में अपने, आप लोग देख लीजिएगा बार बार। जितना भी दिया है ये नियम कानून और मेरे वीडियोस बार बार देख लेंगे। हिंदी में 60 में 60 ले आना है अगर आपको आरओ में सिलेक्शन पाना है। मैं तेरे को बता दूंगा, यहाँ देखिए तेरे, यहाँ पर सर्वनाम संबंधी त्रुटि है, तुझे बता दूंगा होगा। पिताजी ने मुझसे कहा, पिताजी ने मुझे कहा होगा, मुझसे, यहाँ पर सर्वनाम संबंधी त्रुटि है। उसने जल्दी घर जाना था, यहाँ पे उसने शब्द का गलत प्रयोग है सर्वनाम का, उसे जल्दी घर जाना था, ये प्रयोग होगा। राम थक कर उसके घर में सो गया, ये गलत हो जाएगा। राम थक कर अपने घर में सो गया, ये सही होगा। ये डिपेंड करेगा कि राम के बारे में क्या बात कही जा रही है। देखिए समझ की भी बात काफ़ी होती है, ये हमेशा वाक्य गलत नहीं होगा। राम थक कर उसके घर में सो गया, हो सकता है राम हम किसी और के बारे में बात कर रहे हों। जैसे एक चर्चा में हम कह रहे हों कि राम अमित के घर गया था और राम थक कर उसके घर में ही सो गया, तब यहाँ पे वाक्य सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वाक्य का अर्थ निकल रहा है कि राम थक कर उसके घर में सो गया, मतलब हम कह रहे हैं कि राम अपने घर में सो गया, तो यहाँ पर अपने शब्द का ही प्रयोग होगा। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि अशुद्ध है कि शुद्ध है? तो 4 वाक्य जो दिए रहेंगे उन 4 वाक्यों में आपको देखना होगा। अगर उन 3 वाक्यों में कोई अशुद्ध नहीं होगा तब आपको इस पे विचार करना है, नहीं तो आप इसको शुद्ध मान के चलेंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि ये पूर्णतः अशुद्ध नहीं है। उसके घर में सो गया, ये तब अशुद्ध है जब हम वाक्य पर विचार कर रहे हैं कि ये वाक्य किस तरह से कहा जा रहा है। यह लोग कहाँ जा रहे हैं या ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये होगा। यह लोग, ये गलत प्रयोग है सर्वनाम का। ये, वे, ये सब प्रयोग होगा लोगों के क्रम में। दही में कौन पड़ा है, कौन नहीं, दही में क्या पड़ा है होगा, तो क्या सर्वनाम का प्रयोग यहाँ पर होगा। इसी तरह विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, भक्ति युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है, तो भक्ति युग यहाँ पर लगा है तो काल का प्रयोग गलत है, तो भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है, ये सही होगा, ठीक है। तो भक्ति
काल को स्वर्णयुग माना जाता है, ये सही होगा। यहाँ पर निरर्थक प्रयोग है विशेषण का। मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे, तो यहाँ पर मौर्यकालीन लगा हुआ है, ठीक। तो मौर्यकालीन न होकर मौर्यकाल होगा और समय का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, तो मौर्यकाल में लोग सुखी थे, केवल यही शुद्ध वाक्य हो जाएगा। रेमी कढ़ाई के धागे उत्तम होते हैं, तो कढ़ाई के रेशमी धागे होगा। रेमी पहली बात तो गलत है, रेशमी होगा। मान लीजिए यहाँ रेशमी होता भी है तो रेशमी कढ़ाई के धागे, यहाँ पे क्रम गलत है। कढ़ाई के रेशमी धागे, हम रेशमी धागों की बात कर रहे हैं, रेशमी कढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये निरर्थक प्रयोग है। कढ़ाई के रेशमी धागे उत्तम होते हैं, ये होना चाहिए था। आकाश में दीर्घकाय बादल दिखाई दिया, आकाश में दीर्घकाय बादल, दीर्घकाय ये गलत प्रयोग है विशेषण का, विशालकाय बादल होगा दिखाई दिया। तो विशेषणों का प्रयोग कहाँ पर। अब क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ, क्रिया संबंधी अशुद्धियों में एक दो नियम और मैं बताना भूल गया था, ध्यान दीजिएगा कि अगर कर्ता रहे, कर्ता के साथ संबंधी जुड़े हों, उनके कर्ता की विभक्ति हो और संबंधी हो, संबंधी विभिन्न अगर एक ही लिंग के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रिया उन्हीं लिंगों के अनुसार बहुवचन में होगी, ठीक है। और शब्द जुड़ा है तो, या शब्द जुड़ा है तो एक वचन में होगी। लेकिन अगर विपरीत लिंग हैं और कर्ता के साथ जुड़े हुए हैं, कर्ता की विभक्ति हुई है, कर्म विभिन्न लिंगों में है, तो कर्म अगर विभिन्न लिंग में है और संबंध जुड़ा हुआ है कर्ता से, तो जो बाद का कर्म होगा उसके लिंग के अनुसार क्रिया का लिंग होगा, ठीक है। क्रिया का जो फॉर्म रहेगी वो बाद वाले कर्म के अनुसार होगी। जैसे यहाँ पर दिया है राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थे। अब राजा की यहाँ पर विभक्ति हो गई के से, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां, तो 2 पुत्रियां बाद में आ रहा है, तो जो थे होगा, मतलब जो क्रिया होगी वो थी हो जाएगा, ठीक है। 2 पुत्रियों के अनुसार हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। कर्ता है 3 तब फिर पुल्लिंग बहुवचन में होगा, अलग अलग हैं। लेकिन अगर कर्म है तो कर्म जो बाद वाला होगा प्रयोग, उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, अक्सर आता है कि तुम वह और मैं, तुम वह और मैं, जैसे तुम गीता और मैं नाटक देखने चलेंगे, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही क्रम है। याद रखिएगा कि विभिन्न विभिन्न अगर पुरुषों में करता हूं कभी भी, तो सबसे पहले मध्यम पुरुष अर्थात तुम, मध्यम पुरुष के बाद अन्य पुरुष वह, और अंत में उत्तम पुरुष मैं। इसी अनुसार आप लिखोगे, सबसे पहले तुम अर्थात सबसे पहले मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष, और फिर अन्य पुरुष वह, और फिर उत्तम पुरुष मैं, ठीक। यू, ही एंड आई, इसका प्रयोग हिंदी में होता है, ये सही हो। जैसे कि हमने कह दिया विकास, मैं और तुम नाट टेनिस खेलेंगे, तो क्या ये सही प्रयोग है? गलत है। सबसे पहले क्या होगा? तुम, विकास और मैं, तुम, विकास और मैं टेनिस खेलेंगे। इसी तरह एक और नियम है कि अगर कर्ता का लिंग अज्ञात हो, ये पता ही ना हो कि कर्ता किस लिंग का है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो हमेशा पुल्लिंग का प्रयोग होगा, ध्यान रखिए। जैसे दरवाजे पे देखो कौन आया है, तो देखो कौन आया है हमको ज्ञात नहीं है कौन है, तो कौन आई है नहीं होगा प्रयोग, यहाँ पे कौन आया है का प्रयोग होगा और प्रश्नवाचक चिन्ह का। ये सब बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं, आपको लिख लेनी चाहिए और बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे तुम्हारा पालन पोषण कौन करता है, मैं पूछ रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि पापा करते हैं मम्मी करती हैं, है ना। तो यहाँ पे पालन पोषण कौन करती है नहीं पूछूंगा मैं, तुम्हारा पालन पोषण कौन करता है, ये उचित यहाँ पर शब्द होगा, ठीक है। इसके अलावा भले ही हम एक वचन, जैसे राष्ट्रपति हैं, एक ही राष्ट्रपति हैं देश के, लेकिन राष्ट्रपति आदरणीय एक शब्द है ना। आदर देने के लिए हम उनके साथ एक वचन का प्रयोग नहीं करेंगे, करता है का प्रयोग न करते हैं का प्रयोग करेंगे। तो राष्ट्रपति कोई सम्मानीय पद है, उसको सूचित करने के लिए हम हमेशा बहुवचन शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं, ऐसा नहीं बहुत सारे मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता माने जाते हैं, माना जाता है, यहाँ पर गलत शब्द हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा समझना है। इतने नियम जो भी आते गए मैं आपको बताता गया।
बाकी अशुद्धियाँ जो हमने आपको कराई उन्हीं से रिलेटेड हैं। अब हम प्रैक्टिस सेशन में आएंगे और प्रैक्टिस को ढेर सारी वाक्यों की कर लेंगे, विशेषण विशेष्य की प्रैक्टिस कर लेंगे। आपको विशेषण विशेष्य संबंधी सारे नियम हमने बता ही दिए हैं। तो अब जो टेस्ट वाले सेशन होंगे उसमें ज़रूर भाग लीजिएगा, काफ़ी कुछ क्लियर होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, फिर से क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये जो रूल्स हमने बताए हैं आपको समझ में आए कि नहीं आए, या फिर मेरी तरफ से तो पूरा प्रयास किया गया कि सारी चीज़ें आपको बता दूं मैं और समझ में आ जाए आपको। अगर कुछ असफल रहा हूँ इस प्रयास में तो फिर से प्रयास किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, समय है अभी। तो ज़रूर डाउट हो तो बताइएगा ज़रूर, शर्माइएगा नहीं, हिचकिचाइएगा नहीं। आप जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है। और PDF नई बन गई है, जो त्रुटियां थी पिछले में 2 3 4 उसको सही करवा करके तो अभी मैं PDF दे दूंगा जो पेड ग्रुप्स हैं उसमें। टेस्ट जितने दिए हैं 15 बार बार रिवाइज़ कर डालिए। मुझे पूरा विश्वास है कि उन टेस्ट से आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट हैं। तो चलिए, अगर कोई और बात हो तो 9453775039 व्हाट्सअप नंबर है, बता सकते हैं हमें। बहुत बहुत धन्यवाद।